मोदी संस्कृति और आध्यात्म पर जोर क्यों दे रहे हैं? प्रधानमंत्री अब धर्म पर जोर देने के बजाय सांस्कृतिक रूप से सबको एक सूत्र में बांधने का प्रयास करते दिख रहे हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम चल रहा है। ये आयोजन महीने भर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया था। इस आयोजन को लेकर कई सवाल उठे, जैसे ये सवाल कि तमिलों से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, और ये भी किसके लिए वाराणसी को क्यों चुना गया। इस आयोजन को लेकर अगर ऐसे सवाल हैं तो इससे हैरानी वाले पहलू भी जुड़े हैं। संगीतकार और राज्यसभा सांसद इलैयाराजा ने उद्घाटन समारोह में जो कुछ कहा उसमें हैरानी वाला एक पहलू था। इलैयाराजा ने कहा कि वो तो इस बात से हैरान रह गए कि प्रधानमंत्री को ये आइडिया सूझा कैसे। उन्होंने एक शिव स्तोत्र भी गाया। इसमें भगवान शिव की आराधना तो थी, हर हर महादेव का जय घोष भी था। इसे सांस्कृतिक प्रतीकों और उत्तर भारत में भगवा राजनीति की मिक्सिंग के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी ओर सवाल करने वाले लोग इस आयोजन को चुनावी नफा नुकसान के नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी काफी जोर लगा रही है। उसने वहां बैकवर्ड क्लास पर दांव भी लगाया है, लेकिन उसे मामूली सफलता ही हाथ लगी है। इसे देखते हुए अब काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। उनका कहना है कि बीजेपी तमिलनाडु में चुनावी फायदा लेने के लिए ये सब कर रही है। 19 नवंबर को उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री सफेद शर्ट, अंग वस्त्रम और धोती में थे। ये टिपिकल तमिल वेशभूषा है। इससे तमिलनाडु के वोटरों को एक मैसेज की तरह भी देखा गया। इस आयोजन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि यह तमिलनाडु में द्रविड़ और पेरियारवादी राजनीति को वैचारिक चुनौती देने की कोशिश है। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे ने एक लेख में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये आयोजन उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है जिसका नारा है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान। उन्होंने लिखा कि इसी बात को आजकल वन नेशन वन रिलीजन वन लैंग्वेज के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन तमिल लोग इसे खारिज कर चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जैसे अनुभवी नेता जो भी करते हैं या कहते हैं उसमें चुनावी और वैचारिक बातों को मिक्स कर देते हैं। भारत में आज कोई भी दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो शब्दों और आइडिया के प्रतीकात्मक महत्व को इतनी अच्छी तरह समझता हो। लेकिन मोदी की सोच इतनी भर नहीं है और न ही उनका यही एक तरीका है। वो अपने विरोधियों पर बढ़त बनाए हुए हैं, तो इसकी बड़ी वजह है वो लगातार नए तौर तरीके अपनाते रहते हैं, और ये तरीके इकहरे नहीं हैं। इनमें कई बातें जुड़ी होती हैं। इसके चलते इन्हें केवल चुनावी लाभ हानि से जोड़कर देखना मुश्किल हो जाता है। मोदी ने हर बार धर्म और संस्कृति को अलग अलग अनुपात में मिक्स किया है। हाल के समय में कल्चर को तरजीह मिलती दिखी है। ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि कुछ साल पहले तक वो केवल धर्म पर जोर दे रहे थे। मंदिरों में जाना जारी है, लेकिन इसके साथ ही एक सोचा समझा संतुलन भी साधा जा रहा है। ये जताने की कोशिश है कि उनकी नज़र केवल चुनावी फायदे पर नहीं है। ये बताने का प्रयास है कि वो वैचारिक जवाब दे रहे हैं, वो अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने राजनीति, शासन और यहाँ तक कि विधायी गतिविधियों में भी एक आध्यात्मिक लहजा अपनाने की कोशिश की है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोदी दरअसल नेहरू की छवि से परेशान हैं और इसके चलते ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ऐसा ना हो और ये सब वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं। पहले जिस तरह हर चीज को हिंदू वैचारिक दायरे में लाने की कोशिश साफ साफ दिखती थी, अब वो ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए वाराणसी में आयोजन का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि काशी शहर और तमिलनाडु संस्कृति सभ्यता के ऐसे केंद्र हैं जो अनादिकाल से बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं संस्कृत और तमिल के केंद्र हैं। काशी और तमिलनाडु में शास्त्रीयता है, इसीलिए इनमें एक स्वाभाविक निकटता भी है। मोदी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु शिवमय और शक्तिमय हैं। मोदी ने जो कुछ कहा उसमें एक सोचा समझा प्रयास दिख रहा है। उत्तर और दक्षिण को, आर्य और द्रविड़ परंपराओं को एक दूसरे से अलग और विरोधी के रूप में दिखाया जाता रहा है, लेकिन यहाँ दोनों का मेल कराने की कोशिश दिख रही है। इससे विविधता और अंतर को स्वीकार करते हुए वन नेशन थीम को आगे ले जाने में मदद मिल सकती है। ऐसा लगता है कि मोदी राष्ट्र की एकता पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। उनके भाषणों में जो बदलाव आया है उससे लगता है कि वो शायद उन सभी सामाजिक आंदोलनों को नजर में रखे हुए हैं जिनसे उन्हें चुनौती मिली, चाहे सीए एनआरसी के खिलाफ हुआ आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, कश्मीर की स्वायत्तता का मुद्दा हो, हिंदी भाषा का विरोध हो, इतिहास नए सिरे से लिखने की बात हो या लिबरल मीडिया में होने वाली बातें हों। सब पर मोदी ने गौर किया है। कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों और राष्ट्रद्रोह के कानून का बहुत इस्तेमाल हुआ। अब
कोविड महामारी के बाद शासन करने के लिए सांस्कृतिक एकता पर जोर बढ़ता दिख रहा है। हालांकि एकता के सूत्र तलाशने की ये कोशिश अब भी हिंदू धर्म के दायरे में ही हो रही है। टेलीकॉम बिल के मसौदे और G20 की अध्यक्षता से जुड़े बयानों में भी सांस्कृतिक सूत्रों पर जोर दिखा है। टेलीकॉम बिल में कहा गया, एक तरह से स्पेक्ट्रम आत्मा की तरह है जो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अजर और अमर होती है। आत्मा की तरह स्पेक्ट्रम का भी कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन ये सर्वव्यापी है। वहीं G20 की अध्यक्षता स्वीकार करते हुए मोदी ने लिखा, कुछ लोग कह सकते हैं कि टकराव और लालच तो मानव का स्वभाव है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर मानव स्वार्थी है तो तमाम आध्यात्मिक परंपराओं में जो बातें कही गई हैं, जिस तरह बुनियादी तौर पर सबके एक होने की बात कही गई है, उसे कैसे समझाएंगे। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत सबके एक होने की भावना को आगे बढ़ाएगा। इसीलिए हमारी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मोदी G20 में न केवल आर्थिक और सैन्य कूटनीति पर जोर दे रहे हैं, बल्कि वो सांस्कृतिक कूटनीति का उपयोग भी कर रहे हैं। ये बात पहले पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कही। भारत ने कोविड महामारी के दौरान तमाम देशों को वैक्सीन भेजी ताकि उसे ऐसे देश के रूप में देखा जाए जो दुनिया की रक्षा कर रहा है। कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिए, उनमें आध्यात्मिक टोन था। दुनिया में योग का प्रचार और भारत को विश्व गुरु के रूप में पेश करने पर पहले जोर दिया गया था, लेकिन कोविड महामारी के बाद के दिनों में इसे ज्यादा अहमियत दी गई। हर चीज को वन यानी एक के थीम के रूप में पेश करने पर जोर ऐसे समय दिया जा रहा है जब मोदी के विरोधी उनके शासन के बारे में अलग राय जता रहे हैं। उनका कहना है कि ये शासन लोगों में अलगाव पैदा करने वाला है। उनका कहना है कि बीजेपी लोगों को जोड़ने के बजाय अलग अलग करने का काम करती है। द्रविड़ राजनीति करने वाले दल तमिल लोगों की एक अलग पहचान पर जोर देते रहे हैं, लेकिन काशी तमिल संगमम ने जाने अनजाने तमिल और तमिलों को प्राचीन सभ्यता के संवाद का हिस्सा बना दिया है। ये आयोजन तमिल भाषा और तमिलों को उस सांस्कृतिक वैचारिक सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश है जिसमें द्रविड़ दलों ने उन्हें बांध रखा है। हिंदी भाषिक क्षेत्र में तमिल को इतना बड़ा मंच दिया गया, इससे मोदी के वननेस थीम को बढ़ावा मिला है। इस आयोजन के सिलसिले में एक और चीज पर नजर डाल लेनी चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में सद्भाव बढ़ाने और लोगों को एक साथ जोड़ने पर जोर दे रहे हैं। मोदी की ये जो वननेस थीम है, वो जोड़ो थीम का जवाब हो सकती है। मोदी एकता के वाहक बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उन्हें राहुल गांधी के लिए जगह छोड़ते हुए देखा जाए। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि चुनावी हार से कांग्रेस शायद खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसमें उस 60% आबादी के बीच कल्चरल आइडिया के रूप में बचे रहने का दमखम है जो आबादी बीजेपी को वोट नहीं करती।